नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत करती हूं आप सभी का किसान साथियों के लिए समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए रोजाना कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां लेकर आते हैं। इसी कड़ी में आज इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे औषधीय पौधों पर जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव के बारे में। साथ ही मिलवाएंगे एक पद्मश्री सफल किसान से। इसके अलावा जानेंगे पराली प्रबंधन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम 3 सेगमेंट के साथ, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट, विज्ञान और किसान। जलवायु परिवर्तन ने पूरी इंसानियत पर असर डाला है। लगातार बढ़ते तापमान की वजह से मौसम के पैटर्न में भी उलट-पुलट देखा जा रहा है। इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से पेड़ पौधों में भी इसका दुष्प्रभाव देखा जा रहा है। जाहिर तौर पर औषधीय पौधे भी इससे अछूते नहीं हैं। हमारे स्वास्थ्य में औषधीय पौधों की बहुत बड़ी भूमिका है, खास तौर से ऐसे समुदायों में जिनके बीच पश्चिमी दवाइयां पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं होती। विकासशील देश औषधीय पौधों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। आंकड़े बताते हैं कि इस तरह के ज्यादातर देशों में 70 से 95% आबादी के लिए औषधीय पौधे ही प्राथमिक उपचार का काम करते हैं। धनी देशों में भी इनकी मांग लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि वैश्विक स्तर पर इनका सालाना निर्यात 33 अरब अमेरिकी डॉलर को भी पार कर गया है। लेकिन अब इन महत्वपूर्ण पौधों पर खतरा मंडराने लगा है। जलवायु परिवर्तन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। बढ़ता तापमान, सूखा, बहुत तेज बारिश, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में बढ़ोतरी के अलावा रोगों और कीटों की संख्या में आई तेजी भी बड़ी चुनौती के रूप में उभरी है। एक और समस्या भी है जो किसी भी लिहाज से कमतर नहीं है। पर्यावरण पर बढ़ते दबाव के चलते औषधीय पौधों की उत्पादकता तो घट ही रही है, उनके रासायनिक गुणों में भी बदलाव देखा जा रहा है। ये समस्या न सिर्फ दवाई की गुणवत्ता को खराब कर रही है, बल्कि औषधीय उत्पादों की सुरक्षा के लिए भी हानिकारक है। विशिष्ट भौगोलिक और पारिस्थितिकी परिस्थितियों की वजह से उत्तर भारत को औषधीय पौधों की खान कहा जा सकता है। खास तौर से हिमालय का क्षेत्र एक तरह से इन पौधों का घर है। यहाँ के लोग करीब 3000 साल से इन्हीं पौधों के जरिए अपनी कई बीमारियों का इलाज करते आ रहे हैं। इलाज का ये तरीका आज भी यहाँ की परंपराओं में शामिल है। बढ़ती जनसंख्या के साथ ही देसी दवाइयों की मांग भी बढ़ी है, जिससे औषधीय पौधों पर अतिरिक्त दबाव आ गया है। जरूरत से ज्यादा दोहन की वजह से जंगली औषधीय पौधों की संख्या में कमी देखी जा रही है। औषधीय पौधों पर आए इस संकट से जनजातीय समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। इसके अलावा उत्तरी अक्षांश में रहने वालों पर इसका खासा असर रहेगा। अध्ययनों से पता चला है कि जब भी किसी प्राकृतिक वास में जलवायु परिवर्तन होता है, पौधे या तो पड़ोस के प्राकृतिक वास को अपनाने की कोशिश करते हैं या फिर वहां जाकर बस जाने की। इस तरह जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक वास की बर्बादी का कारण बन जाता है। अगर समय रहते जलवायु परिवर्तन से न निपटा गया तो आने वाले समय में बहुत गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में फिलहाल वक्त है कृषि कैलेंडर का, जिसमें हम आपको वर्तमान समय में किए जाने वाले कृषि कार्यों की जानकारी देते हैं। तो आइए देखते हैं आज के कृषि कैलेंडर में धान फसल प्रबंधन के बारे में। इस माह में धान की फसल में प्रायः बालियां आ जाती है और उनमें दानों का विकास भी आरंभ हो जाता है। अतः इस अवस्था में धान में नमी की कमी नहीं आनी चाहिए और आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। कटाई से 15 दिन पहले खेत से पानी निकालकर सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। तना छेदक की सुंडियां भी फसल को हानि पहुंचा सकती है। बाली आने से पहले इनके हानि के लक्षणों को डेड हार्ट तथा बाली आने के बाद सफेद बाली के नाम से जाना जाता है।
आवश्यकता अनुसार दानेदार कीटनाशी जैसे कार्बोफ्यूरॉन 3G या कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 4G या फिप्रोनिल G 0.3G 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। अन्यथा क्लोरपाइरिफॉस 20 cc 2 मिलीलीटर प्रति लीटर या क्विनलफॉस 25 cc 2 मिलीलीटर प्रति लीटर या कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 50 sp 1 मिलीलीटर प्रति लीटर का छिड़काव करें। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे एक सफल किसान से हमारे अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कृषि के क्षेत्र में अथक परिश्रम कर अपने लक्ष्य को हासिल करने वाले प्रगतिशील किसानों में शामिल है मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स में काली मिर्च की खेती करने वाले नानाद्रो बी मारक। काली मिर्च की जैविक खेती के लिए समर्पित नानाद्रो बी मारक आज दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। इनके नवाचारों के लिए हाल ही में इन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। मेघालय एक कृषि प्रधान राज्य, जहां की भूमि न सिर्फ शीतोष्ण फलों की खेती के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ के किसान मसालों, जड़ी बूटियों और फूलों की खेती के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। यहाँ के किसान अपनी खेती की तकनीकों और कृषि क्षेत्र में लगातार कुछ नया करते हुए देश भर के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम कर रहे हैं। इन्हीं प्रगतिशील किसानों की सूची में शामिल हैं 60 वर्षीय श्री नानादरो बी मारक का नाम, जिन्होंने संसाधनों की कमी के बावजूद जंगल और वहां की जमीन की अहमियत समझते हुए काली मिर्च की खेती कर मिसाल कायम की। श्री नानादरो बी मारक, जिन्होंने मेघालय की वेस्ट गारो पहाड़ियों में वर्ष 1986 में जैविक काली मिर्च की खेती शुरू की। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बागान से 2019 में 17 लाख रुपए की स्वच्छ आय अर्जित करके नया मुकाम भी हासिल किया। यही कारण है कि 60 वर्षीय नानादरो बी मारक की कड़ी मेहनत को भारत सरकार ने सराहना दी।
भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर खेती के प्रति नाना दरोबी मारक के कृषि के प्रति समर्पण और काली मिर्च की खेती के जरिए कृषि को बढ़ावा देने के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया है। जानकारी के लिए बता दें कि नाना दरोबी मारक मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स में टिकरी किला ब्लॉक के अंतर्गत गोंडा जसिंगरे गांव से आते हैं। राज्य कृषि और बागवानी विभाग की मदद और अपने अथक प्रयासों से जिले के किसानों और एग्री हॉर्टी विभाग को अतिरिक्त आय प्राप्त करने में मदद की। अपने अनुभवों को साझा करते हुए श्री नाना दरोबी मारक कहते हैं कि काली मिर्च की खेती के प्रति उनके श्रम को दुनिया भर में प्रोत्साहन मिलता है। खरीदार आसानी से उनके उत्पाद की खरीद के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनकी फसल पूर्णतः रसायन मुक्त और कीटनाशकों से मुक्त रहती है। जानकारी के लिए बता दें कि नाना दरोबी मारक को काली मिर्च की खेती में अपने अनुभवों के लिए वर्ष 2018 में इंटरनेशनल पेपर कॉन्फ्रेंस वियतनाम में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जिसके बाद स्पाइस बोर्ड और बागवानी के अधिकारियों ने नवंबर 2020 में उनके गांव पहुंचकर उनके काम का सर्वेक्षण किया। कृषि क्षेत्र में अपनी सफलता को चिन्हित करते हुए नाना दरोबी मारक गारो हिल्स की समृद्ध मिट्टी और जैविक खेती की तकनीकों को धन्यवाद देते हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने एक ऐसा खास किस्म का कैप्सूल तैयार किया है जिससे न सिर्फ पराली से निपटा जा सकता है बल्कि इससे बेहतरीन खाद यानी कि कंपोस्ट भी तैयार किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं इस कैप्सूल के फायदे और इसके इस्तेमाल के बारे में हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं ज्यादा होती हैं। समस्या उसी जगह पर ज्यादा है जहां कंबाइन से फसल की कटाई की जाती है। इन इलाकों में धान के तुरंत बाद गेहूं बोना होता है। किसान के पास इतना समय नहीं होता कि वो पराली गलने तक का इंतजार करे। ऐसे में वो पराली जलाने का आसान तरीका अपनाते हैं, लेकिन ये आसानी कई तरह की मुश्किलें पैदा कर देती है। बहरहाल अब हमारे पास 5 रुपए का पूसा डिकम्पोजर है जो कुछ ही दिनों के भीतर पराली को गलाकर खाद बना देता है। उसके बाद किसान जब चाहें गेहूं या दूसरी फसल लगा सकते हैं। डिकम्पोजर कैप्सूल के रूप में भी और तरल रूप में भी है।
दिल्ली और आसपास के किसान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी पूसा आकर खुद इसे खरीद सकते हैं या फिर डाक या कुरियर के माध्यम से घर बैठे मंगा सकते हैं। इसके इस्तेमाल का तरीका थोड़ा अलग है। इसे खेत में सीधे नहीं डालना, बल्कि पानी, गुड़ और बेसन को मिलाकर घोल तैयार करना होता है और फिर उसे पराली पर छिड़का जाता है। किसानों को यदि कैप्सूल प्राप्त हो जाता है तो उसको उनको तरल में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसका तरीका बहुत आसान है। तरीका ये है कि पहले उनको 5 लीटर पानी में 150 ग्राम गुड़ को घोलना है। घोलने के बाद उसको पानी को ठीक तरह से अच्छी तरह से उबालना है। उबालने के समय उसमें पानी में जो गंदगी आती है तो उसको छलनी से बाहर निकाल के फेंक देना है। उसके बाद उस पानी को उबालने के बाद ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद जब वो गुनगुना हो जाए तो उसमें 50 ग्राम बेसन मिलाना है और उसके साथ साथ 4 कैप्सूल को तोड़कर उसके अंदर डाल देना है और उसको अच्छे तरह से मिला देना है। मिलाने के बाद उस घोल को एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में या ट्रे में उनको डालना है और डालने के बाद उसको ढककर हल्के कपड़े से ढकने के बाद घर के अंदर ऐसी जगह रख दें जहाँ थोड़ी गर्मी रहे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 3-4 दिन के बाद उसमें एक अच्छी ग्रोथ आनी शुरू होगी, मलाई जैसी ग्रोथ आनी शुरू होगी और वो लगातार बढ़ती जाएगी। 8-10 दिन में एक बहुत अच्छी मोटी लेयर की ग्रोथ आ जाएगी और उसमें अलग अलग कलर भी दिखाई देंगे, क्योंकि ये 8 तरह के फफूंद और बैक्टीरिया का समूह है, तो उनका जो कलर होगा अलग अलग तरीके से दिखाई देगा। जब अच्छी ग्रोथ आ जाती है, अच्छी मलाई जैसी ग्रोथ आ जाती है, तो फिर हाथ से उसको मिला लेते हैं, मगर मिलाते समय हाथ के ऊपर ग्लव्स या पॉलीथीन वगैरह चढ़ा लें और उसके बाद उसको मलाई जो है, ग्रोथ जो है, उसको अच्छी तरह से मिला लें और उसके बाद उसको एक बड़े बर्तन में या जार वगैरह में उसको भर के रख लेते हैं। इससे हमारा 5 लीटर घोल तैयार हो गया। अब फिर इसको 5 लीटर को हम 25 लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 25 लीटर घोल जो है, जो बनाया है, उसको 1 हेक्टेयर धान के खेत में प्रयोग किया जा सकता है। जो भी किसान भाई कैप्सूल डाक से मंगाना चाहें उनके लिए एक नंबर है 8587806977। इस नंबर पर किसान भाई कैप्सूल मंगाने के लिए संपर्क कर सकते हैं, मगर संपर्क करने के लिए वो इस नंबर पर 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच संपर्क करें, तो उनको गाइड कर दिया जाएगा कि कैसे उनको पैसा भेजना है और कैसे अपना एड्रेस वगैरह भेजना है, ताकि उनको जितने कैप्सूल चाहिए वो भेजे जा सके। कंपोस्ट कैप्सूल सिर्फ धान की पराली पर ही असरदार नहीं है, बल्कि ईख की पत्ती और इसी तरह के दूसरे फसल अवशेषों को भी जैविक खाद बना देता है। यही वजह है कि पराली प्रबंधन के मामले में वैज्ञानिक इसे मील का पत्थर मानकर चल रहे हैं। हमारे आज के दौर के किसान न सिर्फ खेती किसानी कर रहे हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी से भी जुड़ रहे हैं। ऐसे में कई तरह के मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं जिसका फायदा किसान उठा सकते हैं। आइए आज जानते हैं पूसा कृषि मोबाइल ऐप के बारे में। देखते हैं क्या है इस ऐप की खासियत। पूसा कृषि ऐप किसानों की कृषि जगत और खेती किसानी से जुड़ी शंकाओं का समाधान करता है। ये ऐप किसानों को मौसम से जुड़ी जानकारी और मौसम के अनुसार खेती संबंधी सलाह प्रदान करता है। इस ऐप के जरिए भारत सरकार और कृषि वैज्ञानिक किसान भाइयों को खेती किसानी से जुड़ी नई तकनीकों के बारे में जानकारी मिलती है। पूसा कृषि मोबाइल ऐप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR द्वारा किसानों के हित में विकसित और लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए फसल की नई किस्मों के बारे में, कम संसाधनों में खेती की तकनीक, संरक्षित खेती और समय अनुसार कृषि कार्यों के अलावा कृषि मशीनरी और उनके प्रयोग से संबंधित जानकारी किसानों को मिल रही है। और अब समय है कृषि जगत से जुड़े सोशल मीडिया अपडेट्स पर नजर डालने की। तो आइए देखते हैं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पाम ऑयल से जुड़ी क्या जानकारी साझा की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय पाम ऑयल मिशन को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी क्रम में मिशन को गति प्रदान करने के उद्देश्य से
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री, राज्य मंत्री और पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक पर चर्चा की गई। ये था आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। अगर ये कार्यक्रम आप दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पे दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanddd@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। रीता जी, कांग्रेस में इतने साल रहने के बाद अचानक से बीजेपी में आना और फिर एक टिकट पे लड़ना, जिस कंस्टिट्यूंसी में बहुत दिग्गज लोगों ने लड़ा भी है और जीता भी है और हारे भी हैं, तो आपने क्यों ये निर्णय लिया? पहली बात तो कि मैं विधायक तो लखनऊ से थी, हाँ, और 2 बार विधायक चुनी गई वहाँ से। लेकिन जब ये मैं मंत्री थी उत्तर प्रदेश सरकार में, 3 विभाग थे, महत्वपूर्ण विभाग थे मेरे पास, 4-5वें नंबर की मैं मंत्री थी। तो लेकिन जब ये चुनाव आया तो मुझे पार्टी ने कहा कि आप प्रयागराज से लड़िए, वहाँ की जनता की मांग है कि रीता जी को वापस प्रयागराज भेजो। तो मैं समझती हूँ कार्यकर्ताओं की मांग पर और क्षेत्र की मांग पर मेरी पार्टी ने मुझको ये अवसर दिया। देखिए मेरे साथ नेत्री, महिला सांसद, और उनकी कहानियाँ सिर्फ डीडी किसान पर। इस कड़ी में जाऊंगा हरिद्वार की गंगा वाटिका में, जहां अपने प्रियजनों की याद को अमर बनाने के साथ प्रकृति का भी होता है संरक्षण। हरिद्वार की खूबसूरत गंगा आरती में होऊंगा शरीक। पहुंचूंगा अपर गंगा कैनाल पर बसे रुड़की शहर। बचपन से ही हम सबको गाय पर निबंध लिखना सिखाया गया होगा। उसी समय से हमारे मानस पटल पर अंकित होने लगी होगी गाय। तब गाय हमारे लिए सिर्फ 4 पैरों वाला एक पशु था जो दूध देता था। निबंध की सामग्री और वास्तविकता में उस समय भी बहुत अंतर था। अब यह अंतर और ज्यादा बढ़ गया है। यह एपिसोड उस अंतर को कम करने की एक कोशिश है। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट एडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
भारतीय खेती में तिलहन का मुख्य स्थान है। देश में तिलहनों में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अप्रैल 1967 में अखिल भारतीय तिलहन समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में तिलहनों, विशेष रूप से राई सरसों पर अनुसंधान कार्यक्रम को और भी सुदृढ़ बनाया गया। 28 जनवरी 1981 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में राई सरसों के लिए प्रथम परियोजना समन्वय इकाई की स्थापना की गई। 7वीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के अनुकूलन परीक्षण केंद्र सेवर भरतपुर में राई सरसों पर आधारभूत, रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान संचालित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। फरवरी 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में विकसित किया गया। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, ब्राउजिंग, धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम